नमस्कार दोस्तों, आज हम पी ब्लॉक के तत्व का दूसरा भाग शुरू करने जा रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि आज हम कौन कौन सी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्ग 15 के यौगिकों से। लास्ट वीडियो में हमने डाइनाइट्रोजन की बात करी थी, अब यहाँ से हम शुरू करेंगे अमोनिया से। अमोनिया कम मात्राओं में वायु तथा मिट्टी में उपस्थित रहती है, जहाँ यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों के विघटन से बनती है। अभी आपके सामने एक रिएक्शन आई होगी, इसमें आप देख सकते हैं कि जब यूरिया का विघटन हो रहा है तो उससे अमोनिया गैस भी निकल रही है। अगर हम बात करें कि व्यापक स्तर पर इसे कैसे बनाया जाता है, तो व्यापक स्तर पर इसे हाबर प्रक्रम के द्वारा बनाया जाता है। हाबर प्रक्रम के बारे में हमने डाइनाइट्रोजन वाले भाग में भी पढ़ा था। हाबर प्रक्रम में क्या होता है, हम डाइनाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उससे हमें अमोनिया मिलती है। अब हम बात करेंगे अमोनिया के गुणों की। अमोनिया एक तीखी गंध वाली रंगहीन गैस है। जल की भांति ही द्रव और ठोस अवस्थाओं में यह हाइड्रोजन बंधों द्वारा बंधित होती है। अमोनिया का अणु त्रिकोणीय पैरामिडी है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से अपने दिमाग में रखिएगा। अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब ये जल में बहुत ही आसानी से घुल जाती है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, NH3 को जब हम जल में डालेंगे तो NH4+ और OH- बनता है। यहाँ पर OH- आयन बनने के कारण इसका जलीय विलयन दुर्बलतः क्षारीय है, मतलब वीकली बेसिक होता है इसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं अमोनिया की अभिक्रियाओं के बारे में। ये कुछ अमोनिया की अभिक्रिया है। ZnSO4 के साथ अगर आप अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगी, यानी कि श्वेत अवक्षेप, और सेम चीज आपको FeCl3 के साथ भी देखने को मिलेगी। तो ये दो रिएक्शन हैं अमोनिया की। इसके अलावा ये 3 रिएक्शन और हैं। अगर आप Cu2+ में अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू कलर का एक सॉल्यूशन दे देता है। Cu2+ वैसे तो ब्लू कलर का होता है, लेकिन अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो डीप ब्लू हो जाता है, मतलब गहरा नीला हो जाता है। और अगर आप Ag+ में Cl- डालते हैं तो वो पहले आपको व्हाइट पीपीटी देता है, और फिर उस AgCl में जो कि व्हाइट पीपीटी है, अगर आप उसमें अमोनिया डालते हैं तो वो दोबारा से कलरलेस हो जाता है, यानी कि रंगहीन हो जाता है। तो ये कुछ अमोनिया की अभिक्रियाएं हैं। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड की। तो ये टेबल है आपके सामने। सबसे पहले आप इस टेबल को बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर 6 नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। पहला जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो है N2O, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कि ऑक्सीकरण अवस्था होती है नाइट्रोजन की। N2O को कहते हैं डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। उसके बाद आता है NO, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और इसे कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। फिर तीसरा आता है N2O3, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है और इसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। फिर चौथा आता है NO2, जिसे कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। उसके बाद जो पांचवा होता है उसे कहते हैं डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और इसका फॉर्मूला होता है N2O4। यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है और जो आखिरी होता है उसे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड कहते हैं। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है और इसका फॉर्मूला होता है N2O5। आप इनके जो फिजिकल अपीयरेंस है कि ये कैसे दिखते हैं, आप उनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इनकी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है उन रिएक्शंस को भी अपनी कॉपी में आप लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे नाइट्रिक अम्ल की।
तो सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के विरचन की, यानी कि ये बनता कैसे है, इसके प्रिपरेशन की। तो नाइट्रिक अम्ल को बनाने के लिए हम NaNO3 और H2SO4 का आपस में रिएक्शन कराते हैं। इसमें दो चीजें बनती है, पहला NaHSO4 और दूसरा HNO3। व्यापक स्तर पर यह मुख्यतः ओस्टवाल्ड प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। ओस्टवाल्ड प्रक्रम कुछ इस प्रकार है, हम क्या करते हैं, NH3 को वायु से ली गई ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं और इसे हम 500 केल्विन के टेम्परेचर पर रिएक्ट करवाते हैं। तो इससे हमें मिलता है NO और साथ में हमें मिलता है H2O। अब हम इस मिले हुए NO का रिएक्शन करवाते हैं दोबारा से ऑक्सीजन के साथ, हमें मिलता है NO2। फिर हम इस NO2 को पानी में मिला देते हैं तो हमें HNO3 मिल जाता है, जो कि हमारा नाइट्रिक अम्ल या फिर नाइट्रिक एसिड कहलाता है। तो ये ओस्टवाल्ड प्रक्रम है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में हाबर प्रक्रम और ओस्टवाल्ड प्रक्रम को पूछा ही जाता है, तो आप इस चीज़ को अपनी कॉपी में लिख लीजिए और इसको आप याद रखिएगा, इसकी रिएक्शंस को आप याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुणों की। यह एक रंगहीन गैस है। गैसीय अवस्था में HNO3 की संरचना समतलीय होती है। जलीय विलयन में नाइट्रिक अम्ल प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप HNO3 को पानी में मिला दें तो ये H3O+ आयन देगा और साथ में NO3- देगा। चूंकि ये H3O+ आयन दे रहा है तो यहाँ से ही ये पता चलता है कि ये एक प्रबल अम्ल है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। आप ये चीज आगे देखेंगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल है उसको हम लोग ऑक्सीकारक के रूप में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। अब हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट, हिंदी में इसे कहते हैं भूरी वलय परीक्षण। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम FeSO4 को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ और नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। इससे हमें Fe2SO4 होल थ्राइस मिलता है और साथ में कुछ और चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि H2O और NO। हमें यहाँ पर आयन के फॉर्म में बात करनी है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से हमें जो मिला है वो Fe2+ आयन मिला है। फिर हम क्या करते हैं, जो FeSO4 मिला होता है हमको, हम उसका रिएक्शन करवा देते हैं NO के साथ और उसके बाद जो हमें कंपाउंड मिलता है जो कि कुछ इस प्रकार है, FeNO H2O5SO4। ये जो हमें कंपाउंड मिलता है, हमें ये रिंग की शेप में ब्राउन कलर देता है, तो इसे ब्राउन रिंग कहते हैं और इस टेस्ट को ब्राउन रिंग टेस्ट कहते हैं। ये टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आप अपनी रसायन विज्ञान की लैब में जाओगे तो लैब में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है, तो यह होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस में हम सबसे पहले बात करेंगे श्वेत फॉस्फोरस की। यह पारभासी श्वेतमोमी ठोस है। यह विषैला होता है। यह जल में अविलेय परंतु कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है तथा अंधेरे में चमकता है। यह जल में अविलेय क्यों होता है और कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय क्यों होता है, ये जानते हैं। किसी भी चीज को अगर आप किसी दूसरी चीज में विलेय कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये होना बहुत जरूरी है कि वो या तो पोलर हो, वो दोनों चीजें या तो पोलर हो या वो दोनों चीजें नॉन पोलर हो। श्वेत फॉस्फोरस नॉन पोलर होता है जबकि जल पोलर होता है, इसलिए वो जल में अविलेय है। लेकिन अगर बात करें कार्बन डाइसल्फाइड की, तो कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर होता है, तो इसीलिए
समायोजित हो जाएगा। द्रव तथा गैसीय प्रावस्थाओं में इसकी संरचना त्रिसमन्ताक्ष द्विपैरामिडी होती है। यहाँ पर तीनों निर्शीय आबंध समतुल्य हैं, जबकि दो अक्षीय आबंध निर्शीय बंधों से बड़े हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि PCl5 में एक्सियल जो बॉन्ड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। इसका कारण यह है कि निर्शीय आबंध युगलों की तुलना में अक्षीय आबंध युगलों पर अधिक प्रतिकर्षण होता है। अब हम बात करेंगे फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल की। तो पहला जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं हाइपोफॉस्फोरस अम्ल H3PO2 और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। दूसरा जो ऑक्सो अम्ल है वो कुछ इस प्रकार होता है, इसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल और इसका फॉर्मूला होता है H3PO3। तीसरा जो ऑक्सो अम्ल है उसे कहते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और इसका फॉर्मूला H3PO4 होता है। अब हम बात करेंगे H4P2O7 की, या जिसे कहते हैं पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। उसके बाद जो ऑक्सो अम्ल है वो है साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका जो फॉर्मूला है वो HPO3 होल थ्राइस होता है और इसका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन के सामने है। अब जो आखिरी अम्ल है उसे कहते हैं पॉलीमेटा फॉस्फोरिक अम्ल। इसका फॉर्मूला है HPO3 होल थ्राइस, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसका फॉर्मूला साइक्लोट्राइमेटा फॉस्फोरिक अम्ल से मिलता जुलता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग है। ये जितने भी ऑक्सो अम्ल हैं इनके स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इनके नाम के साथ इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए, परीक्षा में ये पूछे जाते हैं। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने वर्ग 15 के यौगिकों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड के बारे में पढ़ा और आखिरी में हमने फास्फोरस के ऑक्सो अम्ल के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी पढ़ाई हुई चीजें आपको समझ आई होंगी और आपको ये सुझाव दूंगा कि आप ये सारी चीजें रसायन विज्ञान की NCERT से पढ़ लीजिएगा। आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्व, उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ग 16 के तत्वों के गुण। धन्यवाद दोस्तों।